हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं मनीष मिश्रा, ज्योग्राफी पाठशाला में। देखिए, हमारी जो भूगोल की यात्रा चल रही है उसमें हम एग्जाम आ रहे हैं, नजदीक है। अब तैयारियों को आप जो पुराने मैंने वीडियोस डाले उनको भी देखना है और साथ में जो नए वीडियो डाल रहा हूँ उनको भी आपको लगातार देखना है। वन लाइनर जो क्वेश्चन डाले थे, वीडियो डाले थे, उनको आप लगातार देखिए। अगर आप चैप्टर को पढ़ते हैं बुक में, वहां पर रिवीजन करते हैं, तो पहले उसको देखिए। उसका जो शॉर्ट वीडियो था वो प्लस उसका वन लाइनर, फिर उसको पढ़ लीजिए आप। तो उनको दोबारा आपको देखना है, इन क्वेश्चंस को भी आपको देखना है। तो लीजिए, मैं अब आपके लिए सामने हाजिर हूं अंतर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न वाले कुछ और प्रश्न लेकर आया हूं। देखिए, अब जो प्रश्न मुझे लगा महत्वपूर्ण तो मैंने किया है, पतन व पोताश्रय में क्या अंतर है। क्या अंतर होता है पतन पोताश्रय में। अगर हम सोचे पतन क्या होता है, देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे मान लीजिए ये कोई अपना तटीय इलाका है यहां पर, और इस तटीय इलाके के पास में यहां पर अगर बात करें, यहां पर तो कोई कटा फटा ऐसा भाग जो होता है जहां पर जहाज आते हैं, यहां पर पतन पे जहाज आते हैं, जहाज आकर यहां पर सामान उतारते हैं। तो सामान उतारने के लिए क्या होती है, यहाँ पर गोदियां होती है। और फिर सामान को आगे ले जाने के लिए क्या होती है, सड़क मार्ग से या रेल मार्ग से जुड़ी हुई होती है। यानी यहां पर जहाज व्यापारिक उद्देश्य से आते हैं। पतन की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर सामान उतारने के लिए गोदियां होती है। पतन गहरे भी होते हैं, कुछ कम गहरे होते हैं। फिर गोदियां क्या होती है, पृष्ठीय प्रदेश से जुड़ी होती है, रेल मार्ग सड़क मार्ग के द्वारा। पतन और बंदरगाह का अंतर करें, अगर आप समझना चाहे पतन और बंदरगाह में अंतर क्या होता है, तो पतन क्या होते हैं, प्राकृतिक नहीं होते, कृत्रिम होते हैं। जबकि बंदरगाह जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने प्राकृतिक होते हैं। और बाकी काम दोनों का एक ही होता है। पतन थोड़े कम गहरे होते हैं, बंदरगाह ज्यादा गहरे होते हैं। लेकिन पोताश्रय का मतलब क्या होता है, तो नाम से स्पष्ट है, पोताश्रयनी, पोत का आश्रय देने वाला। आश्रय किससे, तूफानों से सुरक्षा के लिए, ईंधन लेने के लिए, जल भरने के लिए। तो लीजिए, क्या है इसमें, देखिए आप, हम थोड़ा समझें इस चीज को। तो देखिए, पतन पर जहाजों पर सामान को चढ़ाने व उतारने की सुविधाएं होती, बिल्कुल सामान उतारा चला जाता है। जबकि पोताश्रय पर जहाज लहरों तथा तूफानों से सुरक्षा प्राप्त करते हैं, केवल सुरक्षा के लिए वहां पर रुकते हैं। पतन पर गोदियां होती है जिन पर सामान का भंडारण किया जाता है। जबकि पोताश्रय जहाज जो होते हैं, वहां पर जहाज व्यापार के उद्देश्य से नहीं आते हैं। ठीक है ना, मैंने बताया वहां सुरक्षा की दृष्टि से आते हैं। पतन प्राय रेल व सड़क मार्ग द्वारा जुड़कर अपने पृष्ठीय प्रदेश को सुविधा प्रदान करते हैं। अब बात आती है सर, पृष्ठीय प्रदेश क्या होता है, ये प्रश्न आ जाए तो पृष्ठीय प्रदेश का मतलब होता है कि कोई पतन या कोई बंदरगाह जितने क्षेत्र तक अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है उसे पृष्ठीय प्रदेश कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, कोलकाता बंदरगाह का पृष्ठीय प्रदेश नेपाल और भूटान तक जाता है। ठीक है, जबकि पोताश्रय में विशाल जहाजों के आगमन की सुविधा होती है। जहाज आते हैं, अंदर माल को अंदर ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं होती। कभी कभार अंतर को आपको इस तरीके से भी लिखना पड़ जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा तो वह अंतर वाली क्वेश्चन आप उसको नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। यहां जहाज केवल व्यापारिक माल उतारने और चढ़ाने के लिए भी आते हैं। जबकि यहां जलयानों की मरम्मत, ईंधन भरने, तूफानों से सुरक्षा के लिए जहाज आश्रय लेते हैं। पतन के अंदर पतन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार होते हैं, ये हम जानते हैं। जबकि पोताश्रय जहाजों को आश्रय देने का कार्य करते हैं। ये पतन और पोताश्रय का एक सामान्य से अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। आप्रवास और उत्प्रवास में, मुझे लगा इस क्वेश्चन को कराना चाहिए इसलिए मैं करवाया आपको। आप्रवास उत्प्रवास में क्या अंतर। देखिए, आप्रवास का मतलब क्या है, जब कोई व्यक्ति या समुदाय अपने मूल स्थान को छोड़कर गंतव्य स्थान पर जाता है तो वह गंतव्य स्थान के लिए तो क्या होता है, आप्रवासी होता है। और उत्प्रवास में वह व्यक्ति या समुदाय अपने मूल स्थान के लिए उत्प्रवासी होता है। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो बुक में मिल जाएगा, मैं क्या बताने जा रहा हूं वो समझिए आप। मेरे कहने का मतलब है कि आपको यहां पर ये लिखने के अलावा चार्ट बनाना है, मतलब कुछ डायग्राम बनाना। डायग्राम कैसे बनाना है, आपने ये एक स्थान लिया, ये स्थान क्या हुआ जी, ये स्थान हुआ आपका मूल स्थान, ये क्या हुआ, मूल स्थान। ठीक है, यहां पर एक दूसरा स्थान लिया, ये स्थान क्या हुआ, ये हुआ गंतव्य स्थान। अब यहां से कोई व्यक्ति या कोई समुदाय जा रहा है, कारण कुछ भी हो सकते हैं। कारण आपने लिख दिया, चाहे वो आर्थिक कारण से जा रहा हो, चाहे वो सामाजिक कारण से जा रहा हो, चाहे वो राजनीतिक कारण से जा रहा हो, कैसे भी जा रहा हो। तो अगर कोई व्यक्ति यहां से जा रहा है, आप एक डायग्राम बना सकते हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो यहां से यहां पर गया है, जैसे मान लीजिए, तो यहां के लिए, इस जगह के लिए, ये मूल स्थान के लिए ये क्या कहलाएगा, यहां जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा, उत्प्रवासी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्प्रवासी कहलाएगा। आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि ये यहां के लिए क्या कहलाएगा, गंतव्य स्थान के लिए क्या कहलाएगा, यहां जा रहा है तो यहां कहलाएगा वो आप्रवासी। क्या कहलाएगा,
अप्रवासी कहलाएगा। थोड़ा स्माइल कर देते हैं इसकी, ये क्या कहलाएगा? अप्रवासी कहलाएगा। ठीक है, ओके जी। तो आपको ऐसे डायग्राम बनाना है कि यहां से ये आपका मूल स्थान हो गया, ये आपका गंतव्य स्थान हो गया। कोई व्यक्ति यहां जा रहा है, यहां से इधर की तरफ जा रहा है, देखिए आप ये लाइन बना देंगे, इधर की तरफ जा रहा है, इस तरीके से कर देंगे, तो यहां के लिए वो उत्प्रवासी हो गया, यहां के लिए अप्रवासी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह देंगे, धरातली खनन व भूमिगत खनन में क्या अंतर है? अब आप बात आएगी सर धरातली खनन। देखिए धरातली खनन तो क्या होता है, ऊपर ऊपर से होता है। जो मान लीजिए सामान्य उपकरणों के द्वारा लोग जाते हैं, मजदूर जाते हैं और या तो विस्फोट के द्वारा कर लेते हैं, या फिर वो अपने हथियारों से, जैसे जैसे मान लीजिए कोई कुदाली है, इनके द्वारा वो खनन कर लेते हैं। लेकिन मुझे बताइए, अगर आपको कोई वस्तु अच्छी गुणवत्ता की लेनी है, या बताइए अगर मोती चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा? समुद्र की गहराई में जाना पड़ेगा। तो धरातली खनन के अंदर खास बात क्या रहती है कि खनन तो पहली बार तो क्या ऊपर ऊपर क्या था, तो ये बिल्कुल सस्ता होता है, जबकि ये बहुत ज्यादा महंगा होता है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा, जैसे केजीएफ मूवी में देखा होगा कि वो अंदर जा रहे हैं, सुरंग के अंदर जा रहे हैं, तो बहुत महंगा होता है। दूसरा, ये खनन क्या होता है? सस्ता होता है, ये महंगा होता है। इसमें सुरक्षा के उपकरणों की शायद कम ली जाती है, लेकिन इसमें सुरक्षात्मक उपकरण काम मिल जाते हैं। यहां पर क्या होता है, खतरा कम होता है, जबकि खतरा ज्यादा होता है। और जबकि धरातली खनन में क्या होता है, जो खनिज भी मिलता है ना, वो सस्ता होता है, क्योंकि ऊपर ऊपर से तो ले रहे हैं आप, जबकि यहां पर अच्छी गुणवत्ता का होता है। तो देखिए, इस खनन विधि को विवर्त खनन कहते हैं, जबकि इसको कूपकी खनन कहते हैं, पहला। दूसरा, यह खनन विधि की सबसे सस्ती विधि है, जबकि यह खनन विधि महंगी उपकरणों के द्वारा की जाती है, इसलिए महंगी विधि है। इस विधि में उपकरणों व सुरक्षा के उपकरणों पर कम खर्च होता है, जबकि इस विधि में सुरक्षा उपकरणों पर अधिक खर्च होता है। इस खनन विधि में खनिज सस्ता व कम गुणवत्ता का होता है। जो खनिज मिलता है वो सस्ता होता है और कम गुणवत्ता का मिलता है, जबकि इस विधि में खनिज कम मात्रा में मिलता है लेकिन अच्छी गुणवत्ता का होता है। खनिज की विशेषता ही होती है। यह खनन विधि जोखिम भरी नहीं है, जबकि यह खनन विधि जोखिम युक्त है। आपने सुना होगा सिंगरेनी, जो तेलंगाना में है, वहां पर तो क्या होता है, खनन करने से पहले वहां पर चिड़िया को छोड़ा जाता है अंदर, जिससे अगर चिड़िया मान लीजिए कोई आवाज करती है तो पता लग जाता है कि वहां पर जहरीली गैस है, तो मजदूर अंदर जाते ही नहीं है। तो ये बड़ा ही जोखिम भरा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जाल तंत्र, नोड एवं योजक में क्या अंतर है? देखिए बिल्कुल आसान। देखो नोड क्या होता है, समझिए आप, एक कोई कस्बा है या कोई क्षेत्र है जहां पर कई मार्ग आकर मिलते हैं, यानी कई मार्गों का जो संधि स्थल होता है उसे नोड कहते हैं। लिखा है वह कस्बा या स्थल जहां कई मार्ग आकर मिलते हैं, तो मार्गों के उस संधि स्थल को नोड कहते हैं। देख लीजिए यहां पर आकर मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, नोड हो गया। और जब दो नोडों को आपस में मिला देते हैं तो वो सड़क योजक कहलाती है। दो नोडों को जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाती है, योजक कहलाती है। बिल्कुल इजी है। ये तो क्या हो गया, नोड हो गया, यहां पर कई सड़कें आपस में मिल रही हैं, देख लीजिए आप। और जब दो नोडों को मिलाने वाली सड़क होती है वो योजक कहलाती है। ठीक है, अच्छा इसमें आए जाल तंत्र क्या होता है। जाल तंत्र में समझ लीजिए कई प्रकार के योजक होते हैं, जैसे यहां मिला दिया आपने, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, ठीक है ना। फिर यहां से कर दिया तो ये एक नोड हो गया, ठीक है, यहां पर एक कर दिया तो ये एक नोड हो गया ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि एक विकसित जाल तंत्र में कई योजक होते हैं। एक योजक ये हो गया, एक योजक ये हो गया, एक योजक हो गया, और यही क्या कर लेता है, एक विकसित परिवहन तंत्र का जन्म देता है, जन्म होता है। ठीक है, तो जाल तंत्र में कई योजक होते हैं और यही एक विकसित परिवहन तंत्र का जन्म इसमें होता है। ठीक है बेटा, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। लगभग अपने अंतर वाले क्वेश्चंस हो चुके हैं। शायद कुछ क्वेश्चन और होंगे जो मैं आपको करा दूंगा। फिर इसके बाद में बड़े क्वेश्चन हम आपके शुरू करेंगे, दीर्घ वाले क्वेश्चन शुरू करेंगे। मैं आपसे पुनः एक बार कहता हूं कि आप क्या करिए, चैप्टर्स को पढ़िए और साथ में मैंने जो वीडियो डाले हैं आपके शॉर्ट हर चैप्टर के और प्लस वन लाइनर, उनको देखिए। उनको देखने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर उस बाद में चैप्टर को पढ़िए और बाकी आप चीजें देखिए। और दोबारा अगर आप कुछ और भी मुझसे अपेक्षा रख रहे हैं तो मुझे बताइए, मैं निश्चित रूप से उस पर काम करूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।